Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we will study about the merits and limitations of a joint stock company. प्रीवियस वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। कंपनी क्या होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है, लॉ क्रिएट करता है। इसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है, खुद की एक अलग पहचान होती है जो कि इसके शेयर होल्डर्स को इससे अलग करती है। इसका सक्सेशन जो है वो परपेचुअल होता है, मतलब कि इसका एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है। अगर कोई भी पर्सन इसमें आता है या फिर कंपनी से जा रहा है तो इससे कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है और कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, फुल्ली लीगल। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचता है तो उससे इसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होंगी। आज इस वीडियो में हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है। मीन्स कि अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो वो कंपनी ही फेस करेगी, इसमें शेयर होल्डर्स उस लॉस को फेस नहीं करेंगे। जितना उन्होंने अपना शेयर दिया हुआ है, सपोज दैट कि उन्होंने 10,000 के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है, 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सिर्फ 10,000 तक ही उसमें लॉस में अपना हिस्सा देंगे। इसके अलावा वो एक भी पैसा कंपनी को नहीं देंगे। जितना भी लॉस होगा वो कंपनी अपने बिहाफ पे पूरा करेगी, शेयर होल्डर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है, यानी कि जितना उनका कंपनी में शेयर है वो सिर्फ वहीं तक पे करेंगे, उसके बियॉन्ड वो एक भी पैसा कंपनी को नहीं देंगे। सेकंड वन इज शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकता बिना अदर पार्टनर्स की अप्रूवल के। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है किसी भी अदर पर्सन को, तो वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन अपना शेयर, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है तो इससे लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि शेयर्स को वो इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकेगा। तो इस एडवांटेज को देखते हुए मोस्ट ऑफ पर्सन जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें शेयर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि हमने मीनिंग में भी पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन की, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है। अगर कोई भी पर्सन इसमें आता है, कोई भी इसको छोड़कर जा रहा है, तो इससे कंपनी पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स की इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी नया पर्सन वहां पे एंटर करता है तो भी कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई कंपनी को छोड़कर जा रहा है तो भी कंपनी पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर किसी भी शेयर होल्डर का वहां पे 51% शेयर है, अगर वो भी कंपनी को छोड़कर जाता है तो इससे कंपनी पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ वन इज स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी के पास बहुत स्कोप होता है ग्रोथ करने का और एक्सपेंशन करने का। क्योंकि कंपनी के पास एबिलिटी बहुत होती है, ठीक है, मैनेजरियल एबिलिटी बहुत होती है, उनके पास पैसा बहुत सारा होता है, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर एक तरह से मतलब वो सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं उसके पास कि वो एक्सपेंशन कर सके या फिर ग्रोथ कर सके। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी लेना चाहती है तो वो इजीली ले सकती है। तो इसमें बहुत स्कोप होता है ग्रोथ और एक्सपेंशन का, क्योंकि कंपनी के पास मैनेजरियल एबिलिटी या फिर पैसे से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स कि यहाँ पे हर एक जो मैनेजर रहेगा, ठीक है, हर एक पर्सन वहाँ पे एक फुल क्वालिफिकेशन के साथ अपॉइंट किया जाता है, जिसके पास मैनेजरियल एबिलिटी होती है, जो फुल्ली क्वालिफाइड होता है, जिसको मैनेजमेंट की फुल नॉलेज होती है, स्किल होती है उसके पास, उसको कंपनी में अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो उनको पेमेंट जो है इसकी दे सके, मतलब कि उनको सैलरी दे सके अच्छी, तो इससे एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है। तो ये थे इसकी मेरिट्स कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है, वो सिर्फ अपने शेयर तक ही पैसा देंगे, अदरवाइज वो इसके बियॉन्ड एक भी पैसा नहीं देंगे। शेयर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी होती है। अगर
कोई भी शेयर होल्डर चाहता है कि वो अपना इंटरेस्ट किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दे तो वो इसको फ्रीली कर सकता है। कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, किसी के आने से या किसी के जाने से कंपनी पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी के पास स्कोप होता है ग्रोथ और एक्सपेंड करने का बिजनेस को, क्योंकि उसके पास सभी रिसोर्सेज जो है वो सफिशिएंट होते हैं, किसी भी रिसोर्स की उसके पास कोई कमी नहीं होती। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली चलता है क्योंकि वहाँ पे हर एक पर्सन जो है वो फुली क्वालिफाइड होता है, पूरी उसके पास नॉलेज होती है। फुल कंपनी के मेरिट्स के साथ साथ कंपनी की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो आइए देखते हैं कि कंपनी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है क्योंकि कंपनी की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी होती है। सबसे पहले हमारे पास कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए फंड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कराने पड़ते हैं। फिर सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी के पास भेजते हैं। आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हम भेजते हैं। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो चेक करता है हर एक डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली, ठीक है। जब वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उनको फाइनल करता है तो उसके लिए भी वो फीस चार्ज करता है, जिसके लिए फिर से हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि जब रजिस्ट्रार जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है हर एक फॉर्मेलिटी से, हर एक डॉक्यूमेंट से, तो उसके बाद वो सीओआई इशू करता है और उसके साथ साथ वो CIN भी इशू करता है। COI होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करता है कि आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसके बाद फिर वो CIN भी इशू करता है, साथ के साथ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इसके लिए वो बताता है कि जो आपकी कंपनी का नंबर है, कॉर्पोरेट नंबर है, वो उसको इशू कर देता है क्योंकि कंपनी को जो है उसके नंबर के साथ पहचाना जाता है, कंपनी को उसके नंबर के साथ ही पहचाना जाता है। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो COI के साथ साथ CIN भी इशू करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारी कॉस्ट आती है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी होती है। इन सभी के सेटिस्फाई होने के बाद हर एक चीज़ के को अच्छे से जांचने के बाद जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है उसके बाद ही वो कंपनी को CIN इशू करता है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो सारे हमें रजिस्ट्रार के पास सेंड करने पड़ते हैं। पब्लिक अकाउंट्स जो है वो, फिर उसके बाद जो ROC के पास हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फीस लेके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो इसलिए इसमें सीक्रेसी की कमी होती है क्योंकि सीक्रेसी जो है वो कहीं भी कंपनी में रह नहीं जाती। कोई भी पर्सन एक फीस देके प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए कुछ फीस निर्धारित की हुई है, डिसाइड की हुई है पहले से, वो फीस देके कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो इसमें सीक्रेसी की बहुत कमी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की इसमें कमी होती है। जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पढ़ा था कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने काम करना है उसका रिजल्ट उन्हें ही मिलने वाला है, ठीक है, उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो उन्हीं की पॉकेट में जाने वाला है। अब इसमें क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने में से ही कुछ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, ठीक है, इलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने काम को एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए नीचे कुछ सैलरी देके कुछ लोगों को रख लेते हैं। अब जो वो नीचे उन्होंने सैलरी देके कुछ पर्सन्स रखे हुए हैं वो ज्यादा मोटिवेट होकर काम नहीं करते, वो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अच्छे से काम किया तो सारा क्रेडिट किसको जाने वाला है, ओनर्स को जाने वाला है, उनको तो सिर्फ सैलरी मिलनी है। तो इससे उनमें मोटिवेशन की कमी होती है, वो इतने मोटिवेट होकर काम नहीं करते जितना कि एक ओनर कर सकता है। फोर्थ वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी में कंपनीज के रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिटिंग होती है, फिर पब्लिशिंग होती है, सारे अकाउंट जो है वो उनको शो करने पड़ते हैं।
बट अगर हमें गवर्नमेंट की इन सारी फॉर्मेलिटीज से बचना है तो उसके लिए हमें एक लीगल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है जिसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी को नेगेटिव इफेक्ट करता है। फिफ्थ वन इज डिले इन डिसीजन। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में था कि उसमें डिसीजन जो है वो हम जल्दी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने से ही डिसीजन लेना है, अपने आप से ही सलाह करके, अपने आप से ही कंसल्ट करके डिसीजन लेना है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जिनकी उन्हें सलाह लेनी पड़ती है। बहुत सारे वहाँ पे ओनर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, तो जिनकी उन्हें सलाह लेनी ही पड़ती है। तो कोई भी डिसीजन यहाँ पे अप्लाई करने में डिले हो जाता है। सिक्स्थ वन इज कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। जितने भी कंपनी में इन्वेस्टर्स होते हैं उन सब में एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, सब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले, मुझे पहले मिले, और दूसरा चाहता है कि मुझे पहले मिले। जैसे कि शेयर होल्डर्स यहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट में से डिविडेंड ज़्यादा मिले, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, प्रॉफिट में से हिस्सा। उसके अपोजिट डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं कि प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कंपनी में ही रिजर्व करके रख लिया जाए। तो इन सब को लेकर उन सब के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, बट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनसे कंपनी पैसा लेती है, डिबेंचर्स इश्यू करके लोन की तरह उनसे पैसा लेती है। तो इसमें शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर अंदर ओनर्स के बीच में, ठीक है, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, इन सबको अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि कन्फ्लिक्ट की पूरी वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशंस। आइए एक बार वो रीड आउट कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है, सीक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि हमें सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, और आरओसी को कोई भी प्रिस्क्राइब फीस देके हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है। डिसीजंस में देरी हो जाती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट यानी कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर। तो ये थे कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस। अब हमने अपनी सभी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, और अब हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी स्टडी किया है। तो इन सब के फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस को अच्छे से इवेल्युएट करने के बाद ही कोई पर्सन ये डिसीजन लेता है कि उसने कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना है। तो ये थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।